हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत राहटे आप सभी लोगों का फिर से एक बार अपने ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लूइड फ्लो। और ये यूनिट में हम लोग बेसिकली टाइप्स ऑफ फ्लो मेजरमेंट के मीटर्स वगैरह जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। सो इसका पहला टॉपिक है हमारा 2.1 टाइप्स ऑफ फ्लो। अभी टाइप्स ऑफ फ्लो वगैरह क्या होता है ये हम आगे लेक्चर्स में पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते कि हमारा लास्ट टॉपिक में क्या हुआ था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टोटल प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट, मतलब टोटल प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर के ऊपर न्यूमेरिकल स्टडी किए थे। आज का टॉपिक का लर्निंग आउटकम्स है दोस्तों, डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो, आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो। मतलब हमें कुछ अलग अलग टाइप्स के फ्लो रहते हैं, उसकी डेफिनेशंस पढ़ना है हम लोगों ने, और आइडेंटिफाई करना है वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो। मतलब अगर आपको कोई एग्जांपल दिया जाए कि ये किस टाइप का फ्लो है तो आप वो उसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये किस टाइप का फ्लो है। तो आज का प्रोग्राम आउटकम में हम लोग देखिए PO1, PO4, PO6, 7, ये चार PO सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं हम लोग बिटवीन लेक्चर्स देखेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन है। इन फ्लूइड मैकेनिक्स द नॉलेज ऑफ द फ्लो बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट एज द एनालिसिस एंड कैलकुलेशंस डिपेंड ऑन द फ्लो कंडीशंस। तो क्या बोल रही है कि अगर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें द नॉलेज ऑफ फ्लो बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट, मतलब फ्लो किस तरीके का है उसका नॉलेज लेना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग एनालिसिस और कैलकुलेशंस करेंगे फ्लो की, तो वो किसी कंडीशंस फ्लो के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे देखिए, अगर हम लोग कोई डैम डिजाइन करते हैं या ब्रिजेस डिजाइन होता है सिविल इंजीनियरिंग में, देखो आप लोगों ने जो रेलवे का ब्रिज होता है, रोड का ब्रिज होता है या डैम डिजाइन होता है, तो वो जो नदी है, नदी के अंदर का जो पानी का फ्लो है वो बाकी दिनों में ऐसा नॉर्मल रहता है, लेकिन जब फ्लड आता है उसमें तो उसका फ्लो चेंज हो जाता है। तो ये सब फ्लो के अलग अलग टाइप्स है दोस्तों। जब फ्लो चेंज होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, तो वो सब चीज़ों को हमें एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग उसके कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्लो में देखिए, पहला फ्लो है स्टेडी फ्लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्टेडी फ्लो क्या बोलता है, तो देखिए इन स्टेडी फ्लो fluid parameters such as velocity, density, pressure, acceleration, etc. at a point do not change with time। मतलब हम हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये बेसिकली जो फ्लूइड पाइप में से फ्लो होता है इसके ऊपर डिपेंड है। तो जब भी लिक्विड किसी पाइप में से फ्लो होगा और उसकी अगर वेलोसिटी है, डेंसिटी है, प्रेशर है, एक्सेलरेशन, ये क्या है, सब प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की, अगर ये चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब देखिए पाइप दिखाया गया है और ये पाइप थ्रू आउट पाइप का डायमेंशन सेम है, और यहाँ पे देखो वेलोसिटी दिखाई गई है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड। मतलब जब लिक्विड यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से बाहर होगा तो किसी भी सेक्शन पे हम लोग देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी अगर चेंज नहीं होता है तो उस लिक्विड को कहा जाएगा स्टेडी फ्लो। उसी प्रकार से उसका अपोजिट होता है अनस्टेडी फ्लो। तो अनस्टेडी में आपने अगर स्टेडी का डेफिनेशन समझ में है तो इसका अपोजिट हो जाएगा अनस्टेडी में। तो क्या होगा अपोजिट में, इन अनस्टेडी फ्लो फ्लूइड पैरामीटर्स सच एज वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा एट अ पॉइंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर ये चारों जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है, ये अगर चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम से तो इस फ्लो को कहा जाएगा अनस्टेडी फ्लो। अभी अज्यूम करिए कि ये जैसा ये पाइप का डायमेंशन सेम है थ्रू आउट, अगर ये पाइप एक साइड में बड़ा होता दूसरी साइड में छोटा होता तो क्या होता था, इसमें प्रेशर, वेलोसिटी चेंज हो जाती थी। तो फिर ये किस कैटेगरी में आ जाता था, फ्लो अनस्टेडी कैटेगरी में। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट फ्लो है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या बोलता है, if in uniform flow if the velocity of a given flow is not changed with respect to space then the flow is said to be uniform। मतलब अगर फ्लो का जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होता अलग अलग स्पेस के ऊपर तो उस फ्लो को कहा जाएगा यूनिफॉर्म। और उसी का अपोजिट हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ गिवन फ्लो इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस देन द फ्लो इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में कैसा होगा, अगर आप छोटा पाइप से बड़ा पाइप टच करते हो, बड़े पाइप से छोटा पाइप अगर लगाते हो तो क्या होता है,
कि जब उसमें से लिक्विड फ्लो होता है तो उनकी वो एज पर डायमेंशन उसमें वेलोसिटी चेंजेस होती है। सो ये अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उस टाइप का फ्लो को कौन सा फ्लो बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। मतलब अगर चेंज नहीं होती है तो यूनिफॉर्म फ्लो, और चेंज होती है तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्रेसिबल फ्लो। द फ्लो इज इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड varies during the flow is called as compressible फ्लो। तो कॉम्प्रेसिबल फ्लो किसे कहा जाता है कि जब भी लिक्विड फ्लो होता है और अगर उसकी डेंसिटी चेंज होती है, टाइम टू टाइम उसकी डेंसिटी चेंज होती है, तो उस फ्लो को कहा जाता है कॉम्प्रेसिबल फ्लो। और दिस इज अप्लीकेबल इन गैस फ्लो। मतलब ये जो कॉम्प्रेसिबल फ्लो है ये लिक्विड्स के लिए ज्यादातर अप्लाई नहीं करती, क्योंकि लिक्विड की कॉम्प्रेस डेंसिटी जब फ्लो होता है तो चेंज नहीं होती है मैक्सिमम केसेस में। तो ये बेसिकली कॉम्प्रेसिबल फ्लो लगता है जो गैसेस है, गैसेस जब फ्लो करते हैं उसमें, जैसा आप लोगों ने थर्मल में पढ़ा भी होगा ये। तो हमें बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो ही ज्यादा रहते हैं। सो इन 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 इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो में क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फ्लो। तो हमारा जब भी लिक्विड है, जो लिक्विड फ्लो होता है, तो उसकी डेंसिटी हमेशा सभी सेक्शंस में कांस्टेंट होती है। इस वजह से उस फ्लूइड को कहा जाता है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। तो ये चीज ध्यान में रखना कि हमारा जो भी लिक्विड है उसमें हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वहां पे फ्लूइड यानी लिक्विड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमेशा फ्लो कौन से रहते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल। और आप लोगों ने थर्मल में पढ़ा होगा, तो जब गैस एयर ये जो फ्लो करते हैं तो वहां पे जो फ्लो रहता है वो रहता है कॉम्प्रेसिबल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लैमिनार देखिए क्या होता है, इन दिस टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पार्टिकल्स मूव्स अलोंग वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीमलाइन। The fluid layer moves smoothly over the adjacent layer. The fluid particles move in a definite path and their path do not crosses each other. अभी देखिए लेमिनर फ्लो किसको बोलते हैं, ये डायग्राम पे ध्यान दीजिए। ये पाइप है, ये पाइप में से हम ये लिक्विड फ्लो हो रहा है। ये एरो मतलब हम बोल रहे हैं कि ये हमारा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। तो देखिए मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक डेफिनेट पाथ में चल रहे हैं, एक के पीछे एक, और ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। अगर ये ऊपर वाला भी होगा तो उसके ऊपर ही रहेगा और वो अपने ही लाइन में चलेगा, है ना। जैसा ये वाला देखिए, ये एरो यार दिखा जो रहा है कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक लाइन में कांस्टेंट चल रहे है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड है ये अगर एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, स्ट्रीम लाइन में चलते हैं और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, तो इस टाइप के फ्लो को कहा जाता है लैमिनार फ्लो। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये भी याद रखिए, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लैमिनार फ्लो का ही दूसरा नाम होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर डेफिनेशन आती है डिफाइन स्ट्रीम लाइन फ्लो, तो आपको लैमिनार का ही डेफिनेशन देना है। दूसरा फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो। In turbulent fluid flow, the fluid particles moves in a random and zigzag way. The turbulence is categorized by the formation of eddies. तो टर्बुलेंस फ्लो में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये सीधे न जाते हुए आड़े तीर से जाएंगे, तो उस फ्लो को कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो। तो देखो दोस्तों, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपके घर पे नल है, नल जब हम लोग ओपन करते हैं तो जब पानी टंकी में भरा हुआ रहता है, तो वो जब नल से पानी बाहर निकलता है तो वो दूधिया कलर का होता है, देखा होगा आप लोगों ने। हाँ, नल का मुंह छोटा रहता है लेकिन जो पानी की धार बाहर निकलती है उसका साइज बड़ा रहता है। मतलब उसमें क्या होता है कि जब वो नल में से मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते रहते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने की वजह से उनका जो कलर हो जाता है, अपीयरेंस हो जाता है, वो मिल्की कलर हो जाता है। देखा होगा सब लोगों ने ये चीज। तो उस फ्लो को कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब बचा लैमिनार फ्लो। तो देखिए वही नल रहेगा, जब उसमें पानी कम हो जाएगा तो जब उसका जो पानी बाहर निकलने का जो धार होता है वो छोटा हो जाता है, और वो धार छोटा होने के साथ साथ में ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंट जब होता है तो उस समय क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंटली एक के पीछे एक चलते रहते हैं। तो हमें लैमिनार या टर्बुलेंट फ्लो अगर पहचानना है तो सिंपल तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई लिक्विड फ्लो होते जा रहा है तो उस लिक्विड के पीछे अपना हाथ रखो। अगर आपको अपना हाथ ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, उसमें से लिक्विड ट्रांसपेरेंट है, तो हम वो समझेंगे कि फ्लो कैसा है, लैमिनार फ्लो है। अदरवाइज वो फ्लो कैसा रहेगा, टर्बुलेंट फ्लो। इसको एक और तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, ये तो हमारा जनरल हो गया, एक टेक्निकल तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो देखिए रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2100 से कम है रेनॉल्ड्स नंबर, तो मतलब 2100 ये नंबर जो है ये वैल्यू ज्यादा है रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू से, तो फ्लो वो कहलाया जाता है लैमिनार फ्लो। अगर
रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा होती है तो फ्लो कहलाया जाता है टर्बुलेंट फ्लो। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2100 से 4000 के बीच में है तो मे बी वो पार्शियली कभी लैमिनार हो सकता है और कभी टर्बुलेंट हो सकता है, मतलब उसको ट्रांजिशनल फ्लो कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है आपको। इसको कहीं तो भी मेंशन करिए कि लैमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो को कैसे पहचाना जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक इन टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। उसके बाद है वन डायरेक्शनल, टू डायरेक्शनल, थ्री डायरेक्शनल फ्लो। देखिए वन डायरेक्शनल क्या होता है, व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल एग्जांपल वेलोसिटी डेंसिटी प्रेशर एक्सेट्रा वैरी ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब फ्लूइड पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो उस लिक्विड को कहा जाता है वन डायरेक्शनल फ्लो। टू डायरेक्शनल किसको बोला जाता है, टू डायमेंशनल किसको बोला जाता है, व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल प्रॉपर्टीज वेलोसिटी डेंसिटी प्रेशर एक्सेट्रा वेरी इन टू डायरेक्शन, मतलब जब भी लिक्विड दो डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उस लिक्विड को कहा जाता है टू डायरेक्शनल फ्लो। और वैसे ही तरीके से जब भी लिक्विड तीन डायमेंशन में फ्लो होता है, सॉरी डायरेक्शंस में फ्लो होता है, तो उस फ्लो को कहा जाता है थ्री डायमेंशनल फ्लो। उसके बाद है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। तो देखिए रोटेशनल इरोटेशनल कब कहा जाता है फ्लूइड को, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा कि आप अज्यूम करो कि आप दो लोग हो और 10 फीट की दूरी पे हो और आपके हाथ में बॉल है, एक दूसरे को पास करना है। क्या करेंगे, आप बॉल फेंक नहीं सकते, आपको जमीन से ढकेलना है ना। तो आप क्या करेंगे, उसको जमीन पे रखोगे और उसको प्रेशर अप्लाई करोगे, तो क्या होगा, वो बॉल घूमते 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 आगे वाले के पास जाएगा। ठीक है ना। अब यही बॉल जो है, इसको आपको घुमाना नहीं है, फिर भी उसको आगे वाले के पास में लेके जाना है, तो वो क्या करेगा, एक रस्सी बांधेगा और उस बॉल को खींचेगा। ठीक है। तो जब भी ये लिक्विड भी कैसे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होता है, सर्कुलर, जैसा बॉल है वैसा ही मॉलिक्यूल्स की शेप है। तो जब भी लिक्विड के पार्टिकल्स, मतलब ये मॉलिक्यूल से घूमते हुए आगे बढ़ते हैं, जो अपने ही एक्सिस के ऊपर रोटेट होते हुए आगे बढ़ते हैं, इसका सिंपल सा एग्जांपल याद रखना, बॉल। ठीक है। तो उस फ्लो को कहा जाता है रोटेशनल फ्लो। और जब ये घूमते हुए नहीं, घिसते हुए आगे बढ़ते हैं, मतलब वो अपने एक्सिस पे घूमेंगे नहीं, वो घिसेंगे, तो उस फ्लो को कहा जाता है इरोटेशनल फ्लो। सो रोटेशनल फ्लो में विस्कोसिटी कम ज्यादा होती है और वेलोसिटी इसकी विस्कोसिटी, सॉरी, रोटेशनल फ्लो में विस्कोसिटी कम होती है और वेलोसिटी ज्यादा होती है। समझ में आया? रोटेशनल फ्लो हल्का रहेगा, यानी वो ट्रैवल करना उसका आसान होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान रहेगा। वही इरोटेशनल फ्लो का जो विस्कोसिटी रहेगा वो ज्यादा रहेगा और वो घिसते हुए जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा मतलब विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा, और उस वजह से उसकी वेलोसिटी जो है ये कम मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, यहाँ तक हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फ्लो। तो वो टाइप्स ऑफ फ्लो जो है ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है, कोई भी दो फ्लो पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए, आपको उसकी सिंपली डेफिनेशन लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ये आपको पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये हर जगह आपके न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत है, इसकी प्रैक्टिकल में जरूरत है, पेपर में बहुत कम बार आता है। तो डिस्चार्ज किसको बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास फ्लो रेट। तो डिस्चार्ज बोला जाता है मास फ्लो रेट को। और आपको, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल की वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि हर प्रैक्टिकल में हमको डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से। ये इसका डेफिनेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी। और इसका दूसरा डेफिनेशन है इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय में एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेंगे, और जब प्रैक्टिकल करते हैं तो रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। और जो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का यूनिट होता है एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। वैसा ही मास का यूनिट होता है केजी, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। तो इसका यूनिट कैसा रहेगा, इसका यूनिट आप मीटर क्यूब पर सेकेंड भी बोल सकते हैं या केजी पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। तो मीटर केजी पर मीटर क्यूब इसको बेसिकली एमकेएस में लिया जाता है, लेकिन हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं वो एसआई यूनिट्स में सॉल्व करते हैं। सो आपको हमेशा उसको अगर केजी पर मीटर क्यूब में दिया है तो उसको करना पड़ेगा आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो सिंपली क्या किया जाता है, जो भी वैल्यू रहेगी उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे, तो वो केजी पर मीटर क्यूब से मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, क्यू इज टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और क्यू इज टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो ये याद रखना
केजी पर मीटर क्यूब से मीटर क्यूब पर सेकंड में अगर हमको करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग हमेशा मीटर क्यूब पर सेकंड में करेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइडेड बाय 1000। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये दूसरा इक्वेशन है जो आपको बहुत बार आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड फार्मूला इन फ्लूइड मैकेनिक्स। दिस इक्वेशन बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ मास सभी को पता है, मास कैन neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one form to another form. When fluid flow in a pipeline, the rate of fluid flowing at every section remains constant. So continuity equation क्या बोलता है कि जब भी फ्लूइड किसी पाइपलाइन में से फ्लो होता है, तो उसका जो रेट ऑफ फ्लो है, मतलब मास फ्लो रेट है, डिस्चार्ज है, वो हर जगह पे कांस्टेंट रहता है। लेकिन हम लोग जब प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो वो कांस्टेंट नहीं आता है ना। इसलिए ये बोला जाता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि आप जो जो भी यहाँ पे रिसोर्सेस है, मास है, वो मास ना आपने पैदा किया हुआ है ना आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे। आप क्या करते हो, उसको अपने हिसाब से यूज करते हो। मैंने इसके एग्जांपल्स भी बताए लास्ट एग्जाम टॉपिक्स में, ठीक है। तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो देखिए, अज्यूम करिए ये पाइप है, ये साइड है एक्स एक्स साइड और ये साइड है हमारा वाई वाई साइड, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक लिक्विड भेज रहे, फॉर एग्जाम्पल वाटर भेज रहे, ठीक है। तो वाटर यहाँ से भेजेंगे, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। अब यहाँ का एरिया है A1, यहाँ का जेड एक्स एक्स डायरेक्शन का एरिया है A1, वेलोसिटी है V1 और डेंसिटी है ρ1, ठीक है। वैसे ही वाई वाई का एरिया है A2, वेलोसिटी है V2 और डेंसिटी है ρ2, क्योंकि कोई भी लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी यहाँ पे आएगी और यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी, ठीक है। ये तीन टर्म्स आएगी। आगे देखते हैं अभी इसको। तो वॉल्यूम फ्लो, अब डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी एट एक्स एक्स सेक्शन, है ना। वैसे मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड एट सेक्शन एक्स एक्स, तो रो, क्योंकि रो एरिया इनटू वेलोसिटी, मतलब डिस्चार्ज को जब हम लोग रो से मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, तो वहाँ हमको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे मास मिल जाएगा। वैसा ही मास फ्लो रेट से दूसरे सेक्शन पे क्या रहेगा, रो टू V2, है ना। मास फ्लो रेट सेक्शन एक्स एक्स सेक्शन पे रहेगा ρ1 A1 V1। मास फ्लो रेट सेक्शन 2 पे रहेगा ρ2 A2 V2। तो मास फ्लो रेट इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू मास फ्लो रेट आउट ऑफ द सिस्टम, मतलब जो मास अंदर आ रहा है सिस्टम के इज इक्वल टू क्या हो रहा है, मास बाहर जा रहा है सिस्टम के। फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए, एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है कि वो मास हर जगह का सेम रहता है ना। इसलिए यहाँ पे क्या लिया इसने, ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। तो पहला का एरिया छोटा था इसलिए यहाँ का नाम दिया A1, दूसरे का एरिया बड़ा था इसलिए नाम दिया A2। पहले में जो वेलोसिटी मिलेगा उसका नाम रहेगा V1, दूसरे में जो वेलोसिटी मिलेगा इसका नाम रहेगा V2। और कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ρ1 और ρ2 दिया हुआ है। लेकिन हमारे जो लिक्विड होता है, ये वो कैसा होता है, इनकॉम्प्रेसिबल। फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, डेंसिटी सभी जगह की सेम होती है। तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, रो, तो ये दोनों भी रो कर जाएगी। तो क्या बचा फिर यहाँ पे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी एट सेक्शन डी एक्स एक्स, मतलब पहले सेक्शन के ऊपर हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू A1 V1, दूसरे सेक्शन के लिए ये हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू A2 V2। So according to continuity equation, Q1 is equals to Q2. So thus continuity equation relates flow velocity with area of the section. If area of a flow at any section is decreased, there is increase in flow velocity. अब क्या होता है, देखिए कि ये बोल रहा है कि अगर आप एरिया छोटा करते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है किसी भी सेक्शन की, या वेलोसिटी बढ़ाते हो तो एरिया छोटा, ये इनवर्सली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर आप ये सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, एरिया छोटा होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी कम होती है तो एरिया बढ़ जाता है। तो इसलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्मूला है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, किसी भी सेक्शन रहेंगे, ठीक है। या फिर A1 V1 मतलब क्या होता है Q, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4, ये आगे चलते रहेंगे जहाँ तक भी अपना पाइप का आप सेक्शन देते हैं। तो उसके बाद ये न्यूमेरिकल है ये, देखिए। सो हमें यहाँ पे फॉर्मूले कौन से यूज करने हैं, तो इसमें फॉर्मूले हमको यूज करने हैं डिस्चार्ज का, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, और दूसरा कंटिन्यूटी इक्वेशन का वो होता है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 डैश 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 Qn तक, मतलब ही A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3 डैश 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 AN Vn तक, मतलब इन्फिनिटी तक। तो देखिए न्यूमेरिकल है पहला, a 500 mm diameter pipe
converting water conveying water branches into two pipes of diameter 350 mm and 200 mm। मतलब ये पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि एक 500 mm का डायमीटर का पाइप है जो जिसके अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है और उसमें आगे चल के उसकी दो ब्रांचेस निकलती है। पहली का है डायमेंशन है 350 mm डायमीटर और दूसरे का डायमेंशन है 200 mm डायमीटर। If the average velocity is 5,000 is in 500 mm diameter pipe is 5 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या बोल रहा है, जो 500 mm डायमीटर पाइप है उसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड डिस्चार्ज इन 350 mm डायमीटर पाइप। तो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है 350 mm वाले पाइप में। ऑल्सो डिटरमाइन द वेलोसिटी इन द 200 mm पाइप, और दूसरा जो पाइप है 200 mm वाला उसमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। इफ द एवरेज वेलोसिटी इन 350 mm पाइप डायमीटर इज 2.5 मीटर पर सेकंड। मतलब जो 350 mm पाइप है उसमें अगर वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी ये इसमें ये डायग्राम दी नहीं रहेंगी, तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, आपको डायग्राम कैसे निकालते हैं वो समझना है और गिवन टर्म्स कौन कौन सी वो समझना है। तो डायग्राम में देखिए पहले क्या बोल रहे हैं कि एक 500 mm का पाइप है उसमें से दो ब्रांचेस निकल रही है, एक है 350 mm डायमीटर, दूसरा है 200 mm डायमीटर। तो 500 mm डायमीटर वाला पाइप में क्या दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है उसका, और दूसरी चीज दिया है उसने वेलोसिटी। वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो क्या बोल रहा है कि जो 350 mm वाला पाइप है उसमें से आप निकालो क्यू, और जो दूसरा है 200 mm वाला पाइप उसमें से निकालो वी, ठीक है। अब देखिए ये जो डायग्राम है इसके हिसाब से Q का रिलेशन क्या हो जाएगा, Q का रिलेशन होगा यहाँ पे आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू, ये आपका है Q इज इक्वल टू, हम इसको नाम देते हैं ये Q हो गया, इसको नाम देंगे Q1 और इसको नाम देते हैं Q2। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बराबर है, क्योंकि Q में से ये दोनों डिस्चार्ज निकला है तो यहाँ का डिस्चार्ज हो जाएगा Q1, यहाँ का डिस्चार्ज हो जाएगा Q2। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q, ठीक है। और डायमेंशन दिए है, तीनों के डायमीटर्स दिए हुए, यहाँ का वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ का वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ का डिस्चार्ज निकालना है, यहाँ का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए हम लोग जो Q है उसको नाम डायमीटर को नाम दिया है T, डी है 500 mm, उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो हो जाएगा 0.5 मीटर। D1 है 350 mm तो हो जाएगा 0.35 मीटर, और D2 है 200 mm, सॉरी 250 mm तो हो जाएगा 0.25 मीटर। फिर उसके बाद में वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी कहाँ की दी है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों कि ये जब आप नोटेशंस करोगे तो ये गलत नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी कहाँ की दी है, बड़े पाइप की दी है, तो बड़े पाइप का वेलोसिटी हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पे v इज टू 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी वेलोसिटी दी है पाइप 1 की तो उसकी वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, अभी हमें निकालना है पाइप 1 का Q, तो इसका नाम हो जाएगा Q1 क्वेश्चन मार्क, और पाइप 2 का V2 वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले हमारे पास डायमीटर्स दिए हुए तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों के एरिया निकाल लेंगे। तो ये हो गया A इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो यहाँ से हमको यहाँ मेन पाइप का डायमीटर मिल जाएगा। फिर A1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, यहाँ से हमको इस पाइप का डायमीटर मिल जाएगा, और A2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 D2 स्क्वायर, तो यहाँ से हमें इस पाइप का डायमीटर मिल जाएगा। मतलब हमें ये A मिल गया, ये A1 मिल गया, ये A2 मिल गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। हाँ, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी दिया हुआ है और हम लोगों ने एरिया निकाल लिया है, तो हम लोग डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो टोटल डिस्चार्ज इज इक्वल टू, यहाँ का डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ का एरिया हम लोगों ने अभी निकाल लिया है, वेलोसिटी यहाँ का Q1 है तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा Q, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब दूसरी चीज क्या हो जाएगी, अब हमको यहाँ का डिस्चार्ज निकालना है, तो और हमें यहाँ का D दिया हुआ है तो हम लोगों ने A1 निकाल लिया, और वेलोसिटी भी दिया हुआ है तो हमारे पास A1 V1 दोनों है, तो यहाँ से अब निकल जाएगा हमारा Q1। तो यहाँ का हो गया Q1 इज इक्वल टू A1 V1, तो A1 हम लोगों ने निकाल लिया है, V1 गिवन है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको Q1 दैट इज 0.2405 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बचा तीसरा डायमेंशन, वेलोसिटी ऑफ 200 mm पाइप, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ 200 mm पाइप, तो इस चीज का हमको वेलोसिटी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है लेकिन क्यू नहीं दिया हुआ है ना, और हमें फॉर्मूला अगर हम लोग कंटिन्यू इक्वेशन का यूज करते हैं या डिस्चार्ज का यूज करते हैं तो क्यू इज इक्वल टू A2 इंटू V2 रहता था।
तो हमें अगर V2 निकालना है तो सबसे पहले Q निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में क्या हो रहा है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू Q1, यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया, प्लस Q2। तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस Q1। तो यहाँ से हमको Q मिल जाएगा, फिर Q1 की वैल्यू सॉरी Q2 मिल जाएगा, Q2 की वैल्यू रखेंगे तो ये A2 है और V2 है, तो यहाँ से हमको डायरेक्ट V2 मिल जाएगा। तो देखिए, होप करता हूँ कि आपको ये इक्वेशन समझ में आया होगा। हम्म। तो इस तरीके से सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिर्फ हमें ये क्वेश्चन समझना होता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल है हमारे पास इसमें, द एरिया ऑफ पाइप at section XX is 315 centimeter square. The area of pipe at section YY is twice of the area of section XX. The velocity at section XX is 4.5 meter per second. Find the velocity of section YY. Also determine flow rate through the pipe. तो यहाँ पे दो पाइप दिए हैं, एक XX पाइप है और दूसरा YY पाइप है। तो XX पाइप का एरिया दिया हुआ है। अब XX पाइप को A1 नाम देते हैं तो इसका एरिया हो जाएगा, एक्सेस पाइप 1 नाम देते हैं तो इसका एरिया हो जाएगा A1। तो A1 दिया हुआ है हमको 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाइप एट सेक्शन वाई वाई, अब वाई वाई कितना बोल रहा है, एक्स एक्स से डबल है, तो जो भी 315 है उसको हम लोग डबल कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वाई वाई। ठीक है। द वेलोसिटी एट सेक्शन एक्स एक्स इज 4.5 मीटर पर सेकंड, मतलब एक्स एक्स सेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी V1, तो वो ये हो जाएंगी 4.5 मीटर स्क्वायर। फाइंड द वेलोसिटी एट सेक्शन वाई वाई, आल्सो डिटरमाइन फ्लो थ्रू रेट। तो यूजिंग सॉल्यूशन में देखिए हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब ये तीन टर्म दिए, A1 दिया हुआ है, दूसरा A2 दिया हुआ है, A1 से डबल लेकर के, और तीसरा दिया है V1। ठीक है, तो यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ पे देखिए सभी टर्म्स अवेलेबल है, सिर्फ V2 अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से हमारा V2 निकल जाएगा। सो ये V2 आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 2.5 मीटर पर सेकंड बोल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने 315 को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 315 इंटू 10⁻⁴ ये हो गया मीटर स्क्वायर, इंटू 4.5 ये हो गई वेलोसिटी, प्लस 630 इंटू 10⁻⁴ ये हो गया मीटर स्क्वायर। हम्म। और उसके बाद इंटू V2, तो यहाँ से V2 निकल जाएगा 2.25 मीटर पर सेकंड। फिर हमको क्या निकलना है, नेक्स्ट डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज आप कहीं कभी निकाल सकते, क्यू इज इक्वल टू A1 V1 या क्यू इज इक्वल टू A2 V2। तो हम लोगों ने A1 V1 लिया, तो A1 315 इंटू 10⁻⁴ इंटू V1 4.5, तो यहाँ पे मिल गया हमको 0.14175 मीटर क्यूब पर सेकंड। एक और यहाँ पे टॉपिक है, a compressible liquid flowing in a pipe. The diameter of section XX and YY is 150 mm and 250 mm respectively. The density at XX is 998 kg per meter cube and YY is 994 kg per meter cube. Find the velocity of the liquid at section XX. Yeah, sorry. If the velocity of liquid at section XX is 3.5 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी एट सेक्शन YY। मतलब दो सेक्शंस दिए हुए हैं, उसमें इसने डायमीटर दिया हुआ है दोनों सेक्शंस के, उसके बाद डेंसिटी दी हुई है दोनों सेक्शंस के। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी इसने अलग अलग दी है, तो अब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो सिर्फ A1 V1 नहीं रहेगा, यहाँ पे ρ1 भी साथ में, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन बोल रहा है, कॉम्प्रेसिबल लिक्विड बोल रहा है यहाँ पे। क्योंकि लिक्विड हमेशा इनकॉम्प्रेसिबल रहते हैं, लेकिन इस न्यूमेरिकल में स्पेसिफिकली उसने कहा है कि कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि हम A1 V1 इज टू A2 V2 फॉर्मूला लेते हैं, लेकिन वो काहे के लिए रहता है, इनकॉम्प्रेसिबल। लेकिन कहीं पे अगर कॉम्प्रेसिबल ऐसा नाम आ जाएगा तो यहाँ पे डेंसिटीज वगैरह दी रहेगी। फॉर्मूला वही है, सब चीजें वही है, आपने बस सिंपल उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए गिवन में दिया है D1 150 mm, D2 250 mm, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.15 मीटर, 0.25 मीटर। ρ1 दिया है 998 kg पर मीटर क्यूब, ρ2 दिया है 994 kg पर मीटर क्यूब, V1 दिया है 3.5 मीटर पर सेकंड, और V2 दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये एक्स एक्स मतलब वन साइड और वाई वाई मतलब टू साइड। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, ρ1 A1 V1 इज टू ρ2 A2 V2। अब सभी टर्म्स दी है, तो 998 रो है अपना, इंटू π/4 डी स्क्वायर मतलब 0.15 का स्क्वायर है ना, इंटू, तो याद देखिए इसने कन्वर्ट किया 150 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इंटू 3.5 मतलब वेलोसिटी, इज इक्वल टू ρ2 है 994 π/4 D2 का स्क्वायर इंटू V2 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से डायरेक्ट हमको V2 मिल जाएगा 12.65 मीटर पर सेकंड। तो V2 मिल गया। अगर अब ये V2 का अगर हमको डिस्चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो आप कोई भी एरिया इंटू वेलोसिटी लो, ठीक है, यहाँ पे रो की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिस्चार्ज निकाल रहे हैं हम, तो Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी।
सो जो भी एक एरिया है इंटू वेलोसिटी करोगे तो डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन वो डिस्चार्ज क्या में रहेगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। अब उसको अगर हमको कन्वर्ट करना है लीटर्स पर सेकेंड में, क्या में करना है, लीटर्स पर सेकेंड में, क्योंकि देखिए आपको न्यूमेरिकल्स में बेसिकली बहुत जगह पे एमकेएस सिस्टम में दिया रहेगा लीटर्स पर सेकेंड, और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए उसको लाना है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मीटर क्यूब पर सेकेंड से अगर लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और अगर लीटर दिया हुआ है और न्यूमेरिकल में हमको मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000। समझ में आया दोस्तों? ये चीज को कहीं पे तो भी मेंशन करके रखिए कि डिस्चार्ज हमें दो तरीके से मिलेगा, एक तो मीटर क्यूब पर सेकेंड या लीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल में लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय तुमको मीटर क्यूब पर सेकेंड ही करना पड़ेगा। और अगर न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि फाइंड आउट डिस्चार्ज इन लीटर्स पर सेकेंड, तो आपको जो भी आंसर आता है वो आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो हो जाएगा लीटर्स पर सेकेंड। तो दीज आर द क्वेश्चंस, ये एमएसबीटी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, वो ये दो दो मार्क्स के लिए आते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो के नाम पूछता है, कभी डिफाइन कोई भी एक दो डिफिनेशंस पूछेगा, डिफाइन डिस्चार्ज पूछेगा या कंटिन्यूटी इक्वेशन, और ये न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसको एज अ असाइनमेंट आप लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग अब आज का टॉपिक स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, आगे का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बर्नौलीज थ्योरम।